चिराग पासवान का जो एक बनाया गया है और कि नहीं उनसे संवादहीनता रखी नीतीश कुमार ने, इसलिए वो खफा हैं। बिहार की राजनीति में वो एक ऐसा वैकेंसी तलाश रहे हैं जो कि है ही नहीं। तो नीतीश ने भाजपा को झटका दिया है और राजद को भी झटका दिया है, दोनों इनसे जले हुए हैं। खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ बिरजू कुमार सिंह। भारत लाइव का वो शो देख रहे हैं जिसको आपको बेसब्री से इंतजार होता है। आप पंचनामा देख रहे हैं, जहां खबरों को चीर फाड़ कर पूरी पारदर्शिता के साथ आपके सामने परोसने का काम भारत लाइव करती है। आपको बता दें कि मेरे साथ नमन मिश्रा सर हैं, हमारे संपादक, जो अपनी बातों को, बिहार की राजनीति को बहुत करीब से देखते हुए अपनी बातों को आपके सामने रखने का काम करते हैं। आज बात करेंगे एनडीए की, खास तौर पे चिराग पासवान की, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कई महीनों से चिराग पासवान एनडीए में रहने के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं, तो कहीं न कहीं एनडीए के भविष्य पे भी सवाल उठता नजर आ रहा है। क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है तो सवाल जायज़ भी है उठना। क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान, खबरें ये भी आ रही है कि उनकी जो मीटिंग हुई है, गुप्त मीटिंग पप्पू यादव, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के साथ हुई है। अब देखिए, अब मीटिंग जब विपक्ष में बैठे लोगों के साथ हो रहा है तो कहीं ना कहीं सवाल तो चिराग पासवान के साथ साथ पूरे एनडीए पर उठना ही जायज़ है। सर, क्या लगता है कि एनडीए की दिशा दशा, खासकर चिराग पासवान, नीतीश कुमार किस ओर जा रहे हैं? क्या लगता है क्या होने वाला है विधानसभा चुनाव में? लोकसभा अभी से थोड़ी देर पहले जो मैंने वीडियो बनाया था, जो वीडियो लोगों ने देखा भी है, अच्छे खासे व्यूज़ मिले हैं, आधे घंटे में 5000 लोगों ने देख लिया। एक बात तो स्पष्ट है कि एनडीए में चिराग पासवान ने आज ही नहीं 1.5 महीने पहले भविष्यवाणी एक की थी। उन्होंने अपने बयान में कहा था, उस बयान का मैंने पंचनामा में वहीं बैठकर विश्लेषण किया था। मैंने कहा था कि एक बिंदु नहीं है, सिलसिलेवार 4-5 बिंदु हैं जिन पर चिराग पासवान नीतीश कुमार से खफा हैं। और उन्होंने इस गुस्से का जो निकाला मूल मंत्र वो ये था कि बिहार में चुनाव तक एनडीए का जो मूल स्वरूप है वो बदल जाएगा। ये भविष्यवाणी उन्होंने ही की थी। अब जब वो खुद ये बात बोल चुके हैं तो आप और हम बस इस पर एनालिसिस कर सकते हैं और तथ्यों को जोड़ सकते हैं। उन्होंने तो खुद ही कह दिया है कि एनडीए वैसा है जैसा है वैसा नहीं रहेगा चुनाव तक। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ये भी साबित किया था कि कैसे भाजपा और नीतीश कुमार की लड़ाई जो है, जो दिख नहीं रही किसी को, लेकिन ये जो सत्ता में एक दूसरे को बेदखल करके पहुंचने की जो लड़ाई है, इसमें चिराग पासवान हथियार बन रहे हैं, कंधा बन रहे हैं। चिराग पासवान के एक कंधे पर नीतीश कुमार ने बंदूक रखी हुई है, दूसरे पर भाजपा ने। और बिहार में पोस्ट पोल अलायंस का गणित अभी से ही तय करना शुरू कर दिया है दोनों लोगों ने। भाजपा चाहती है कि नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर अपने सीएम कैंडिडेट को उतारा जाए और 2014-15 वाला बदला भी ले लिया जाए। भाजपा का एक खास वर्ग, मैं अगर नाम लेना शुरू करूंगा तो आप कहेंगे नेता अब हैं भी कि नहीं। गिरिराज सिंह कहाँ है? आप बड़े बड़े दिग्गजों की बात कर लीजिए जो नीतीश कुमार के कार्यकाल में मुखर होकर उनके विरोधी थे, वो कहाँ है? ये सारे नेता ऐसे जगह बैठ गए हैं कोप भवन में जहां से इनका एक ही एजेंडा है कि सुशील मोदी और नीतीश कुमार को खत्म कर दिया जाए। सुशील मोदी को खत्म करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि नीतीश कुमार को खत्म किया जाए। और नीतीश कुमार को भाजपा तब तक खत्म नहीं कर सकती है जब तक कि भाजपा की डिपेंडेंसी बिहार में सरकार बनाने को लेकर खत्म नहीं होती है। और वो फिलहाल इस चुनाव में भी खत्म होती नहीं दिख रही। अब राम के नाम पर, सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर, इन सब मुद्दों पर भाजपा कुछ जरूर अपना सेंटिमेंटल वैल्यू बढ़ा लेगी, लेकिन भाजपा के पास एक ही ऑप्शन है कि लोजपा की सीटें बढ़ी रहें, लोजपा को भी सीटें ज्यादा आए, नीतीश कुमार की सीटें कम लड़े। नीतीश कुमार कम लड़ेंगे तो कम जीतेंगे,
कम जीतेंगे तो उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर राजद को, तीसरे मोर्चे को, चौथे मोर्चे को, पांचवें मोर्चे को, किसी को लेकर सरकार बनाई जा सकती है और उस केस में नीतीश कुमार की राजनीति खत्म हो जाएगी। और नीतीश भी ये बात जानते हैं, इसलिए नीतीश भी कह रहे हैं कि मेरी सीटें तो 120 हैं, अब भाजपा चाहे तो अपनी सीटों को काट कर लोजपा को दे दे। गुस्सा इसी का है और सारी लड़ाई यहीं की है। लेकिन चिराग पासवान ने, देखिए आज तक चिराग पासवान की पार्टी सपोर्ट तो उन्होंने काफी दिन से एनडीए में किया हुआ नीतीश कुमार की सरकार को, आज सपोर्ट खींचने की बात तक कुछ चैनल चला रहे हैं। हमने इसका भी विश्लेषण किया है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये सारी लड़ाई पोस्ट पोलराइजेंस की हो रही है, प्री पोलराइजेंस की लड़ाई नहीं है। लेकिन चिराग पासवान का जो एक बनाया गया है और कि नहीं उनसे संवादहीनता रखी नीतीश कुमार ने, इसलिए वो खपा हैं, उन्हें सरकार का हिस्सा नहीं मानते नीतीश कुमार, इसलिए वो खपा हैं, उनके कोटे के कोई मंत्री नहीं है इसलिए वो खपा हैं, उनके एमएलसीज नहीं बनाए जा रहे हैं इसलिए वो खपा हैं। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं, लेकिन मैंने जो बात कही वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी कारण से पूरा विवाद एनडीए में बना हुआ है। आपने कहा कि पप्पू यादव की मुलाकात हुई और ये वीडियो हम उसी लिए बना रहे हैं। पप्पू यादव की मुलाकात चिराग पासवान से हुई है, क्या बातें हुई होंगी, क्या समीकरण निकल कर आता है। देखिए पप्पू यादव बिहार की राजनीति में उस काकी की तरह हो गए हैं जो सबके घर में जाती है। इसी तरीके से महागठबंधन में थोड़ा सा मांझी जी का विवाद जब सामने आया था तो पप्पू यादव रात रात मुलाकात मांझी जी से करने लगे थे, याद होगा आपको। क्या निष्कर्ष निकला? कोई निष्कर्ष निकला क्या? जो तीसरा मोर्चा बना उसमें भी पप्पू यादव को नहीं जगह मिली, नो एंट्री। महागठबंधन में उनकी एंट्री ही नहीं है। हालांकि बिहार के कुछ चैनल तो उनको महागठबंधन में दिखा रहे हैं। अब राजनीतिक समझ पर भी मुझे हंसी आती है, बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, विश्लेषण करते हैं, उनके विश्लेषणों पर मुझे हंसी ही आती है। मैं अपना सीनियर मानकर मैं उन्हें माफ करके छोड़ देता हूँ, लेकिन पत्रकारिता को बदनाम किया जा रहा है। अब जिस तरीके से पप्पू यादव को महागठबंधन में बिना शर्त के, बिना किसी लाग लपेट के घुसाया जा रहा है, ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं बेचैनी तो है लोगों में। दूसरी बात, जब मांझी जी को इतना फील्डिंग करने के बाद पप्पू यादव की तरफ से कोई भाव उन्होंने दिया नहीं, वो अपने लिए जदयू में विकल्प तलाश रहे हैं, उस जदयू में जिसके खिलाफ रोज पप्पू यादव की राजनीति होती है, रोज इसी सरकार के खिलाफ पटना के अलग अलग जिलों में हो चाहे कहीं हो, वो घूमते मिल जाते हैं। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा। और यही पप्पू यादव जैसी खबर आती है कि चिराग पासवान थोड़े से नाराज हैं या कुछ खटपट चल रहा है, रातों रात पहुंच जाते हैं मिलने के लिए चिराग पासवान से। देखिए कोई किसी से मिलने जाता है तो उसकी मुलाकात को लेकर बहुत सारी बातें बाहर से होती हैं, हम भी स्पेकुलेट कर रखी हैं, हमने भी गलती कभी ना कभी की है, इसलिए हम इसके लिए किसी को दोषी नहीं ठहराएंगे। लेकिन पप्पू यादव और चिराग पासवान की जो मीटिंग हुई है बिहार के डेवलपमेंट और इन सब चीज़ों को मुद्दों को लेकर हुई है, एक शिष्टाचार मुलाकात है, कोई राजनीतिक मतलब इसका नहीं निकलता है। क्यों? एक बात जरूर आपको याद होगी, पप्पू यादव से मैंने भी जब उनसे बात की थी, इंटरव्यू लिया था, एक बात मुझे समझ में आई थी कि पप्पू यादव बिहार में एक एजेंडा चलाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव की राजनीति खत्म की जाए किसी भी तरीके से। बिहार में लड़ाई पहले नंबर 2 की है, उसके बाद नंबर 1 की है। तेजस्वी स्वघोषित तरीके से नंबर 2 पर चले जाते हैं क्योंकि वो लालू यादव के बेटे हैं। और देख लिए महागठबंधन को किस तरह से नचा रहे तेजस्वी यादव, कांग्रेस तक को मानना पड़ रहा है कि वही सर्वे सर्वा है। और ऐसी परिस्थिति में पप्पू यादव का रास्ता हमेशा बंद रहेगा जब तक तेजस्वी यादव वहां पे रहेंगे। और ये बात पप्पू यादव समझ चुके हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने महागठबंधन में घुसने को लेकर बहुत उपाय लगाया था, सारे साम दाम दंड भेद लगा दिए थे, सब फेल कर गया। अंत में आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगा जिसमें बहुत भावुक हो गए थे। मुझे वो फिर दिख रहा है, डेजा वू हो रही है उसकी। मुझे फिर से नीतीश पप्पू यादव उसी स्थिति में नजर आ रहे हैं कि वो महागठबंधन में घुसने को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बोलेंगे मुझसे गलती क्या हुई है। खैर पप्पू यादव अच्छे नेता हैं, मैं पर्सनली उनको बहुत फेवर करता हूं, क्योंकि जिस तरह से बिहार के पटना के लोगों के लिए उन्होंने किया है वो कोई नेता नहीं कर रहा था, वो एक व्यक्ति कर रहा था जिसके अंदर पटना के लोगों की सेवा करने की भावना थी। मैं उसमें व्यक्तिगत तौर पर उनके साथ मौजूद था उस बाढ़ के पानी में। लेकिन बिहार की राजनीति में वो एक ऐसा वैकेंसी तलाश रहे हैं जो कि है ही नहीं। नीतीश कुमार को हटाना बहुत आसान है, बता दूं आपको, मैं ऑन रिकॉर्ड बात बोल रहा हूँ। नीतीश कुमार को बिहार से हटाना बहुत आसान है, अगर एक समीकरण बनाकर जोड़ दिया जाए तो नीतीश कुमार हट सकते हैं। लेकिन तेजस्वी को हटाना इतना आसान नहीं है जितना आसानी से पप्पू यादव चाहते हैं रिप्लेस कर ले। और वो इसीलिए लगे हुए हैं, मांझी जी को सामने करके एक दलित चेहरा को सामने कर देना सीएम कैंडिडेट के तौर पर, ताकि मांझी जी के दिमाग में बात बैठ जाए और लोगों के दिमाग में बात बैठ जाए कि तेजस्वी यादव किसी दलित को आगे मौका नहीं देना चाहते हैं, वो खुद बनना चाहते हैं सीएम। और वही बात अब चिराग पासवान के साथ भी वो कर रहे हैं। चिराग पासवान भी जिस समाज से आते हैं वो दलित समाजी है, और वहीं पे वो खोज रहे हैं वो अपॉर्चुनिटी जो कि मांझी जी में नहीं मिली। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट छोड़कर कुछ नहीं है।
चिराग पासवान, मेरी राजनीतिक समझ और मेरी पत्रकारिता की समझ और जितना विश्लेषण मैंने आज तक किया है पंचनामा में, ये मेरा तय मुझे लग रहा है कि वो एनडीए नहीं छोड़ सकते हैं, उनके पास विकल्प ही नहीं है। हाँ, एक परिस्थिति जरूर बन रही है जिसे पोस्ट पोल अलायंस के तहत हम बार बार कह रहे हैं कि जब भाजपा और लोजपा एक साथ होगी, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सीटों की रिक्वायरमेंट होगी, तब हो सकता है कि तेजस्वी यादव एक विकल्प के तौर पर आ जाए। नीतीश को रोकने के लिए तेजस्वी और भाजपा दोनों अपनी अपनी खुन्नस निकाले। और उसका देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं भाजपा सीधे तौर पर नहीं लड़ सकती नीतीश कुमार से, क्योंकि भाजपा जब भी नीतीश कुमार से सीधे तौर पर लड़ी है उसको मुंह की खानी पड़ी है। बिहार में 14 में नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के रथ को रोक दिया था। 15 में भले एक बहुत बड़ी हार हुई, 15 में माफ कीजिए 14 में ही हार हुई बड़ी, लेकिन नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं रोक दिया था, उन्होंने तोड़ दिया था गठबंधन एनडीए का कि नरेंद्र मोदी होंगे तो नीतीश कुमार नहीं होगा। और फिर 15 में उन्होंने सरकार बनाई लालू यादव के साथ में, कांग्रेस के साथ, लेकिन 17 में वो भाजपा के साथ वापस जाना पड़ा उन्हें। तो कहीं ना कहीं अगर आप कागज पर देखते हैं तो नीतीश ने भाजपा को झटका दिया है और राजद को भी झटका दिया है, दोनों इनसे जले हुए हैं। तो दोनों को कहीं ना कहीं आपस में, अब विचारधारा एक नहीं है, वोट वर्ग अलग अलग है। अगर हरियाणा में जो हो सकता है बिहार में हो सकता है, लेकिन दोनों का वोट बैंक इतना अलग है, इतना अलग है कि अगर ये पीडीपी और भाजपा का जो अलायंस हुआ था उस तरह का हो सकता है, जानलेवा हो जाए एकदम। लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। और बिहार के जो छोटे दल है ना, ये इस बात को समझने लगे हैं। अब हमारे वीडियोस को देखकर, हमारे एनालिसिस को देखकर इन्हें भी समझ में आ रहा है कि माहौल किधर जा रहा है। अगर ये बड़े दल आपस में ही अगर खेलते रहेंगे तो बॉल कभी आपके हाथ में नहीं आएगा। और तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा, छोटे दल जितने भी हैं, ये इसीलिए अपनी बेचैनी को एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं और एक ऐसा समीकरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे इन दोनों दलों को के सामने एक ऐसी परिस्थिति क्रिएट किया जाए कि तेजस्वी और नीतीश दोनों की आवश्यकता भाजपा को न पड़े, और उस परिस्थिति में भाजपा इन्हीं दलों के साथ मिलकर सरकार बना ले। सर, लेकिन एक सवाल और उठता है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली से आए चिराग पासवान जी, और कहा जा रहा है कि दिल्ली में उनकी जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, करीबन 1 घंटे तक मुलाकात चली बंद कमरे में। उसके बाद वो 15 अगस्त आज है, वो आज मीटिंग बिल्कुल फ्यूटाइल थी, और आज भी मीटिंग उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं के साथ मीटिंग रखी है। कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा फैसला चुनाव को लेकर हो सकता है। देखिए, चुनाव को लेकर कोई फैसला नहीं होगा, मैं आपको बता दूं। आज चिराग पासवान कुछ बोलना नहीं चाहेंगे, मुझे जहाँ तक लगता है, लेकिन अगर वो कहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में उनकी मीटिंग का कोई रिजल्ट निकला नहीं। उन्होंने भाजपा के समक्ष ये बात रखी कि नीतीश कुमार के लोग जो बात कर रहे हैं, ललन सिंह ने जिस तरह से कहा, कालिदास, फिर यहाँ से सूरदास बोला गया, जो लड़ाइयाँ अब सामने सार्वजनिक हो गई हैं, इसमें घाटा तो दोनों को है। अब इस परिस्थिति को कहीं ना कहीं एनालाइज वो करेंगे अपनी पार्टी के स्तर पर। और जैसा कि अब तक आपने देखा कि मांझी जी अल्टीमेटम देते आए हैं, अब ये आपको सुनने को मिल सकता है लोजपा की तरफ से कि हम भाजपा को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि वो जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट करें इन परिस्थितियों को। लेकिन चिराग पासवान इतने भी मैं नासमझ नहीं समझता उनको कि वो इतनी बड़ी गलती करेंगे कि एनडीए से अपने आप को फिलहाल अलग करेंगे, क्योंकि जिस महागठबंधन में एक ऑप्शन बनता है चिराग पासवान के लिए, उसमें तेजस्वी नरम जरूर है उनको लेकर, लेकिन एक्सेप्टेबिलिटी उनको बनानी पड़ेगी। अगर मांझी जी को और उपेंद्र कुशवाहा को और वीआईपी को, जो वहाँ पहले से मौजूद हैं, सीटों के लिए तरसाया जा रहा है, रुलाया जा रहा है, तो चिराग पासवान को जाते जाते वहाँ 40 सीट नहीं दे दी जाएगी। और कांग्रेस और कहीं ना कहीं जो तेजस्वी यादव हैं, इनके बीच अंतिम समीकरण बन चुका है सीटों को लेकर। 60-40 में मुहर भी लगने की तैयारी चल रही है, और ऐसी परिस्थिति में बाकी दलों को कहीं ना कहीं विलय करके चुनाव लड़ने की परिस्थिति आ सकती है, और चिराग पासवान ऐसी गलती नहीं करने जाएंगे। हाँ, एक बात जरूर है, चिराग पासवान अभी बहुत सारी बातें बयान देंगे, जैसा मैं आपको इशारा कर रहा हूँ कि हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, हम 70 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं, ये सब बातें वो कर सकते हैं। लेकिन उन्हें पता है कि जिस भाजपा ने पिछले चुनाव में उन्हें सम्मानजनक सीटें भी दिलवाई और एक राज्यसभा की सीट भी दी, वो भाजपा चाहे तो सब कुछ मैनेज हो सकता है। और कहीं ना कहीं अंदर अंदर उन्हें भी ये बात पता है कि भाजपा और नीतीश की लड़ाई में बस वो एक इकाई के तौर पर, एक हथियार के तौर पर बस है, और उनका कोई औचित्य नहीं है राजनीति के साथ। तो बिल्कुल आप सुन रहे थे नमन मिश्रा जी को, जिन्होंने साफ कर दिया कि बेशक मीटिंग हो, अपनी पार्टी की मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन इसका जो है जो सवाल उठ रहा है कि महागठबंधन में या एनडीए में चिराग पासवान इधर से उधर कर सकते हैं, तो ये अभी बिल्कुल होने वाला नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान के सामने अभी कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। क्योंकि अगर इधर से जाते हैं
तो ऐसी परिस्थिति ही नहीं बनती है कि महागठबंधन के लोग या आरजेडी उनको 40 से ज़्यादा सीट पे ऑफर दे सकती है। और पप्पू यादव से उनकी मुलाकात का उतना ही मतलब निकाली जितना मांझी जी के साथ पप्पू जी की मुलाकात का निकला था। बिल्कुल, वो भी पहले कई बार मिल चुके हैं और बातें मिलना जुलना लगा रहता है, राजनीतिक मिलना जुलना, तो इसका कोई असर नहीं पड़ सकता चुनाव पर। तो फिलहाल के इतना ही। जुड़े भारत लाइव के साथ। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।